नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक, किसान या ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पे सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। एक हफ्ते में 3% गिरे कच्चे तेल के भाव। अमेरिका में इन्वेंट्री बढ़ने की संभावना और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बनाया दबाव, लेकिन ओपेक प्लस के उत्पादन घटाने से मिल रहा है सपोर्ट। एक महीने की ऊंचाई पर पहुंचे सोने के भाव। एमसीएक्स पर 50,500 के ऊपर कर रहा है ट्रेड। कॉमेक्स $1700 के पार। कॉमेक्स पर चांदी भी $21 के ऊपर कायम। एलएमई पर चढ़े बेस मेटल्स के भाव। एल्यूमिनियम और लेड में 1% की तेजी तो निकल करीब 3% ऊपर। एमसीएक्स पर एल्यूमिनियम $206 के ऊपर कायम। उत्पादन घटने और मांग बढ़ने से कीमतों में उछाल। पिछले कुछ दिनों चढ़े गेहूं और आटे के दाम। गेहूं 11% तो आटा 16% हुआ महंगा। सरकार के ओपन मार्केट सेल के जरिए गेहूं ना बेचने और मिलों को गेहूं महंगा मिलने के कारण कीमतों में तेजी। मलेशिया में गिरे पाम तेल के दाम। 4300 रिंगिट्स के नीचे फिसले भाव। कीमतों में आज आई 2% से ज्यादा की गिरावट। मांग में कमजोरी और मुनाफा वसूली ने बनाया दबाव। एग्रीकल्चर से ही शुरुआत कर लेते हैं और देश में ट्रैक्टरों की मांग और बिक्री दोनों ही धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़त दिखा रही है। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक 40 से 50 हॉर्स पावर वाले मॉडल्स की मांग ज्यादा है। क्या है कारण, किस तरह की मांग है, किन क्षेत्रों में यहां पर ज्यादा मांग देखने को मिली है, उन सब पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर जंक्शन के फाउंडर एंड सीओओ अनिमेश अग्रवाल से बात करेंगे। अनिमेश नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की खरीदारी है, कैसी मांग है बाजार में फिलहाल। अभी अगर हम इस जो हमारा फेस्टिव सीजन निकला है, नवरात्रा, दशहरा, दिवाली का, इसमें अगर हम देखें तो नए ट्रैक्टर की बिक्री करीबन करीबन 1.25 लाख के आसपास रही है, जो कि आज तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है इस साल। तो ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी रूरल इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे भी प्रोग्रेस करेगी। से 1.5 लाख ट्रैक्टर सेल्स जो आपने बताई हैं, क्या ये सारी नई हैं? आई एम श्योर कोई सेकंड हैंड या प्री ओन ट्रैक्टर सेल्स भी यहाँ पर होती होंगी। नहीं, ये जो 1.25 लाख का फिगर है, ये पूरा नया ट्रैक्टर सेल्स का फिगर है। जो पुराना या सेकंड हैंड या प्री ओन्ड है, वो इसके अलग अलग करीबन 1 लाख के आसपास हम वो आंकड़ा भी मान सकते हैं। और किन एरियाज में ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, किन सिटीज और स्टेट्स में यहाँ पर बेहतर मांग देखने को मिली? अगर आप ट्रैक्टर इंडस्ट्री देखें इंडिया की, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो 4 राज्य हैं, यहाँ करीबन करीबन 50% जो हिंदुस्तान में ट्रैक्टर बिकते हैं, वो इन्हीं 4 राज्यों में बिकते हैं। तो इस बार की जो डिमांड आई है, वो इन्हीं 4 स्टेट से ज्यादा आई है। और क्या वैल्यूएशन रहती है? आप कहेंगे किसानों में अब ज्यादा बाइंग पावर है, परचेजिंग पावर यहाँ पर बेहतर हुई है? और जिस तरह का नंबर जैसे आपने हमें बताया 1.5 लाख ट्रैक्टर सेल्स का, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो किस तरह की ग्रोथ ये दर्शाता है? अगर हम पिछले अक्टूबर की ही बात करें, जो कि फिर हमारा एक त्योहारों भरा मंथ रहता है, तो उसके हिसाब से करीबन हमें 11 से 12% का इंक्रीज देखने को मिला है। और इस साल की हम करीबन 10 से 11% के आसपास का ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बढ़ोतरी मान सकते हैं, क्योंकि जो मॉनसून हुए हैं वो अच्छे हुए हैं और हमारे जो किसान हैं उनको ये न सिर्फ अपनी खेती पर, मगर सरकार की जो बाकी योजनाएं हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पे भरोसा है और इसीलिए आज वो इस ट्रैक्टर को लेने में इतना कंफर्टेबल है। अनिमेश, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक बार जब ट्रैक्टर लिया जाता है तो ऑफ कोर्स वो बुआई के लिहाज से तो यूज होता ही है, लेकिन फिर चाहे फसल को मंडियों में लेके जाना हो, जो बाकी टर्शरी सर्विसेज हैं वहां पर भी ट्रैक्टर की इस्तेमाल होते हैं। जी। खेती के लिए हिंदुस्तान में जो ट्रैक्टर है वो बुआई और जुताई तक ज्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर जो हमारे ज्यादातर बड़े जो क्रॉप्स हैं, और उसके बाद फिर वो कटाई के बाद उसे मंडी तक ले जाने के लिए। तो इसीलिए जब हम ट्रैक्टर सेल्स की बात करते हैं तो खाली
एग्रीकल्चर या खाली खेती से किसान को उस ट्रैक्टर का रिटर्न मिले या उसकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसलिए जब वो ट्रैक्टर लेता है तो वो ये देखता है कि मैं उसको और किन कामों में यूज कर सकता हूँ। क्या मैं हाईवे में कोई कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता हूँ, टैंकर ट्रॉली किसी तरीके से चला सकता हूँ। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते ही फिर किसान जो है नया ट्रैक्टर खासकर लेने का मन बनाता है। जब हम किसानों की बात करते हैं अनिमेश, तो हम जानते हैं कि हमारे सभी किसान की परचेजिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। ज़्यादातर किसान की जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जो फ्रेगमेंटेशन है रूरल इंडिया में, वो बार बार यहाँ पर उसकी बातचीत होती है। आपने ऑफ कोर्स जो 4 स्टेट्स बताई हैं वहाँ पर किसान शायद ज़्यादा मनीड हैं, लेकिन जो परसेंटेज है किसानों की इंडियन मार्केट्स में, उसके लिहाज से कितनी परसेंटेज किसानों के पास फिलहाल ट्रैक्टर्स हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जो फार्मिंग हाउस होल्ड जिसे हम कहते हैं, वो करीबन 13 करोड़ के आसपास है। और जो ओवरऑल ट्रैक्टर पॉपुलेशन है, उसका अनुमान लगाया जाता है करीबन 70 से 80 लाख के आसपास। ओके। तो जिसमें काफी लोग अधिक करीबन 60% लोग ऐसे होते हैं जो रिपीट बायर हैं आज की डेट में मार्केट में। तो 40% फर्स्ट टाइम बायर है। तो करीबन करीबन उस हिसाब से 3 से 4% के बीच में जो ट्रैक्टर का जो पेनिट्रेशन है वो आज इंडियन एग्रीकल्चर में है। ऑलराइट, सो 3 से 4% तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है। लेकिन अनिमेश, जी। अगर अगले 5-7 साल की भी बात की जाए तो आप लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर अनुमान लगाते होंगे, किस तरह की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, क्या पेनिट्रेशन लेवल आप यहाँ पर देख रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्रैक्टर के मॉडल्स यहाँ पर बाजार में मौजूद होंगे, लेकिन अगर एक बाइंग कैपेसिटी के लिहाज से भी देखें तो कौन सा ट्रैक्टर बेहतर बिकता है, क्या उसकी कॉस्ट है? जो सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है जो हमारे आंकड़ों के हिसाब से निकल के आता है, वो है महिंद्रा 575, जो कि लगभग एक 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। जिसकी कीमत हम, हालांकि ये स्टेट टू स्टेट थोड़ी बहुत वेरी करती है, बट करीबन करीबन ये 7.5 से 8 लाख रुपए तक का नया ट्रैक्टर आता है। ऑलराइट, और किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5-7 सालों में? किस तरह का पेनिट्रेशन नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 5-7 सालों में हम ये समझते हैं कि नए ट्रैक्टर का जो मार्केट है वो करीबन 10 से 12% से हर साल ग्रो करेगा। और जो ट्रैक्टर पेनिट्रेशन है वो नए ट्रैक्टर के साथ जो पुराने ट्रैक्टर हैं उनके कारण भी पेनिट्रेशन बढ़ेगा। क्योंकि जैसे आपने सही कहा, कुछ किसान छोटे होते हैं, वो शायद 7.5-8 लाख का एक ट्रैक्टर ना ले पाए, या उनको शायद उसकी यूजेबिलिटी भी ना दिखे उतनी। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि अगर वही ट्रैक्टर 4 या 5 साल बाद किसान लेगा तो उसे शायद वो ट्रैक्टर 2 या 3 लाख में मिल जाएगा। तो उसके लिए फिर वो अफोर्डेबल हो जाता है। और उस लिहाज से हम जो ट्रैक्टर पेनिट्रेशन है करीबन 7 से 8% जाते हुए देखते हैं अगले 5 सालों में। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी सारे नंबर्स और एक नया एरिया हमारे दर्शकों के लिए भी। अनिमेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम डिटेल्स पर हमें अवगत भी कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक और पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के कंसल्टेंट बीरेन वकील। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। बीरेन जी, पहले तो आपसे भी इसी पर बात करना चाहेंगे, जिस तरह की ट्रैक्टर सेल्स हमने आते हुए देखी और वो पूरा कॉन्वर्सेशन आपने सुना, आपको क्या लगता है किस तरह की रूरल इनकम हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं और क्या ये नंबर्स ऊपर आगे जाते हुए बढ़ेंगे? और काफी बढ़ेंगे, क्योंकि मैं लगभग 10-12 साल से क्रॉप सर्वे करता हूँ अलग अलग। मैंने एक ये चीज नोटिस की है कि बहुत से गांवों में अब पक्के मकान दिखने लगे जो 4-5 साल पहले नहीं दिखते थे। और काफी जगह पे छोटी सी सिडान गाड़ियां 4 सीटर या ऐसी भी दिखने लगी है। तो मैं दोनों साइड अपना देख रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव हो रही है, और जैसे जैसे लेबर शॉर्टेज बढ़ रही है ना, तो थोड़ा सा मैकेनाइजेशन एलिमेंट भी बढ़ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं तो ये जो साहब आए थे ट्रैक्टर वाले, मैं उनसे भी ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हूँ इस मामले में। ऑलराइट, ठीक है। तो अनिमेश कह रहे हैं कि 10 से 12% का पेनिट्रेशन हो सकता है, लेकिन अच्छा खासा पेनिट्रेशन की उम्मीद बीरेन जी को भी यहाँ पर। और आपने सही कहा कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, मैकेनाइजेशन है, और जैसे हम रूरल इंडिया की शक्ल बदलता हुआ देख रहे हैं, क्लियरली आगे के नंबर्स और भी यहाँ पर बेहतर रह सकते हैं। ऑफकोर्स ये तो बात हुई यहाँ पर ग्रोथ की, लेकिन बीरेन जी, अगर एग्री स्पेस की ही बात की जाए तो आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कहाँ होंगी? क्योंकि अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर जारी है।
यहाँ कॉटन की जो अराइवल है वो काफी उम्मीद से कम है, तो शायद मैं बेरिश था, वो चेंज करके मैं थोड़ा बुलिश रहूंगा। और व्हीट में काफी राइट फ्रॉम सीजन में बुलिश हूँ और अभी भी बुलिश हूँ, तो अभी भी मुझे वो प्ले आगे एक्सटेंड करने का दिख रहा है। मे बी 3100-3200 तक हम एक्स मंडी एक्स दिल्ली का प्राइस देखेंगे, और शायद टेम्पररी हम कोकूड भी बाई साइड में जा सकते हैं 2660 के आसपास। दिसंबर कोकूड टारगेट रहेगा 2730-40, स्टॉप लॉस 2610। ऑलराइट, तो वो कॉटन और कोकूड में यहाँ पर कारोबार करने की राय। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को, क्योंकि पिछले 2-3 दिन की अच्छी खासी तेजी हमने मेटल्स, कच्चे तेल, सोने चांदी में आते हुए देखी थी। आज थोड़ा सा वीक डे है। ऑफ कोर्स बाजार यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का इंतजार, उसका अनाउंसमेंट का इंतजार भी कर रहा है। डॉलर की कमजोरी भी कुछ साथ देती हुई नजर आई है, लेकिन इतनी ज्यादा उठापटक के बाद अब कहाँ करें कारोबार? देखिए मनीषा, इसमें आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर में मुझे तो लगता है कि लॉन्ग टर्म बुलिशनेस आ ही गया है, क्योंकि बहुत एक सब इंपॉर्टेंट लेवल था इंटरनेशनली 1680 का, वो तोड़ के आराम से सस्टेन करके बैठा हुआ है। इंटरडे बेसिस पे आप देखेंगे तो हमें एक छोटा सा 300-400 रुपए का ट्रेड मिल सकता है कि यदि गोल्ड करंट लेवल से हम लोग थोड़ा बेचें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 51,650 का, टारगेट 51,300 का लेके चल सकते हैं। पर जैसे मैंने बोला, ये प्योरली इंट्राडे है, थोड़ा मोमेंटम है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में तो हमें बुलिशनेस लगी रहा है गोल्ड में। साथ ही साथ सिल्वर में भी सेम 62,000 पे हम लोग बेच के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाई है 62,300 का और टारगेट 61,500 पे। पर ये टारगेट्स आप बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि आप कंटिन्यूड सेल करके मत रहिए इसमें मार्केट में, क्योंकि तेजी का ही रुख बना हुआ है दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में। ये केवल मैंने इंट्राडे बेसिस पे बोला है। ऑलराइट, एक नज़र यहाँ पर डालना चाहेंगे मेटल्स पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली गहराती हुई नजर आई है। अगर एक एल्यूमिनियम को छोड़ दें तो बाकी मेटल्स में आज मंदी है। एल्यूमिनियम में भी तेजी इसलिए है क्योंकि यूरोप में तो प्रोडक्शन काफ़ी कैपेसिटी कट्स आते हुए देखे ही हैं। अब चाइना भी यहाँ पर 2 लाख टन की कैपेसिटी कट्स की बात कर रहा है 2 प्रोविंसेस में, जिसका असर हमने एल्यूमिनियम पे आता हुआ देखा है यहाँ पर भी, लेकिन बढ़त बाकी नहीं रह पाई है और करीब करीब आधे % की मुनाफा वसूली यहाँ पर भी। कैसे देखते हैं मेटल्स एज अ सेक्टर को आप प्रीतम? मेटल्स में मेरे को लगता है कि एल्यूमिनियम को मैं अभी भी मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत वीकनेस है। कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम भी 207 लेवल पे था, एक बार बेच के चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 208.50 पैसे पे, और टारगेट प्राइस रहेगा 205 का। रही बात मेरे को जिंक एंड कॉपर में, मेरे को थोड़ी बहुत तेजी लगती है। मुझे लगता है कि जिंक हमें 262 लेवल पे मिलता है तो हम लोग बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 260 का लगाई है और टारगेट प्राइस 264। और रही बात कॉपर की, तो 672 लेवल पे बाय करके चल सकते हैं, 669 का स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगा 676 का। देखिए वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट में, बट कहीं ना कहीं ये इंटरडे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी और इसको हमको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये मेटल्स की बात हुई, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, हम लेंगे उनके भी सवाल। नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी कॉल में और अपने दर्शकों को जोड़ने का समय भी है। और सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आया है, वही पढ़ लेते हैं। अहमदाबाद से नरेश जी हमें लिखते हैं कि कच्चे तेल के 2 लॉट उन्होंने खरीदे हैं यहाँ पर, कॉल बाय किया है उन्होंने एक्चुअली 80 के लेवल्स पे। जानना चाहते हैं कि आगे यहाँ पर क्या स्थिति रह सकती है। प्रीतम क्या राय देंगे? ऑप्शंस में ट्रेड लिया है इन्होंने। नहीं, आई थिंक आप होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो इन्वेंट्री का बढ़ के आने का न्यूज कहीं पे कहीं डाइजेस्ट कर लेगा। चाइना का भी स्टोरी जो है, डिमांड इम्पैक्ट है, वो भी कहीं ना कहीं डाइजेस्टेड है, क्योंकि ये मान के चलिए क्योंकि ओपेक एक सपोर्ट बन के बैठा रहेगा नीचे के लेवल पे, और ये 88-87 की तरफ से रिवर्सल रहेगा। तो आपने यदि कॉल खरीद के बैठे हैं तो आप प्लीज रिटेन करके चलिए। मुझे तो लगता है यहाँ से तेजी आएगी बैक रोड में। ऑलराइट, कच्चे तेल में एक रिबाउंड की उम्मीद है। बीरेन जी, आपको क्या लगता है? आप भी कच्चा तेल यहाँ पर काफी क्लोजली फॉलो करते हैं। पिछले कई दिनों की तेजी के बाद आज 2% की गिरावट आप कैसे रीड कर रहे हैं? ये स्लो ग्राइंडिंग बेयर मार्केट है, तो मैं इसमें शार्प प्राइस कहीं आए तो सेल साइड जाना प्रेफर करूंगा। डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी गहरा है, क्योंकि चाइना लॉकडाउन काफी लंबा चला, इतना लंबा चलेगा इतनी उम्मीद नहीं थी।
जी हाँ, जब तक चीन बाजार में वापस नहीं आता कुछ बहुत कंसर्न्स यहाँ पर बरकरार रह सकती हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि हर अपटिक के बाद कुछ मुनाफा वसूली भी आती है, लेकिन बाजार क्लियरली यहाँ पर यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़ों को देखेगा थर्सडे को, और आज का जो मिड टर्म इलेक्शन का रिजल्ट है उसका वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बाजार में सीप इन होते हुए देखी ही हैं। एक व्हाट्सएप पढ़ लेते हैं। नागपुर से अभिषेक लिखते हैं कि इनके पास ग्वार सीड हाजिर में पड़ा हुआ है 100 क्विंटल के करीब करीब, जानना चाहते हैं कब तक होल्ड करें और क्या प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे। बीरेन जी, नागपुर लोकेशन पे गवार होना थोड़ा स्ट्रेंज है मेरे हिसाब से, और ये पुराना होगा शायद। फिर भी जो रिलेटिव वैल्यूएशंस के हिसाब से अभी सिर्फ गवार ही बचा है, क्योंकि दूसरी चीजें तो काफी हाई पे है, तो मैं उनको होल्ड करना प्रेफर करूंगा। करीबन 5500-5600 के प्राइस शायद देखेंगे हम जनवरी के आसपास। जी हाँ, क्लियरली इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्होंने होल्ड किया होगा और 3.5% की गेंस आज भी हैं और बीरेन जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भी आप इसको होल्ड करें। अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र से हमारे साथ खंडारे जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। खंडारे जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? खंडारे जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम ये टर्मरिक का रेट है ना, हाँ जी, अभी क्या चल रही है? आपके पास हाजिर में माल पड़ा हुआ है? हाँ मैम। ओके, बीरेन जी हल्दी में क्या ना लगता है आपको, इनके पास हाजिर में माल पड़ा है, जानना चाहते हैं कि आगे जाके क्या स्थिति रह सकती है? टेम्पररी थोड़ा बाउंस शायद आएगा, बट इसके फंडामेंटल काफी कमजोर है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास क्योंकि इसका ग्रेडिंग स्पेक्ट्रम काफी वाइड होता है, तो उनकी क्वालिटी कितनी कैसी है कड़पा निजाम वो मुझे पता नहीं है, बट ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए उसको। ओके, ज़्यादा लंबा होल्ड ना करके चलें। आज ऑफ कोर्स तेज़ी देखने को मिली है, 1.5% की बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। आगे बढ़ेंगे और यूपी से शादाब जी को अपने साथ फोन लाइन पर जोड़ लेते हैं। नमस्कार शादाब, आपका सवाल क्या है? हेलो। हाँ जी कहिए, आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल तो ये कि सिल्वर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा सर, या इसका मालूम कैसा होता है सर? ओके, आपके पास चांदी पड़ी हुई है या आपको खरीदनी है? नहीं सर, पड़ी हुई थी कुछ थोड़ी बहुत, ऐसी लेके गए जैसे बच्चे की शादी वादी के लिए। ऑलराइट, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर चांदी यहाँ पर पड़ी हुई है, कितनी ऊपर जा सकती है जानने की कोशिश है। प्रीतम, आपने बाइंग कॉल यहाँ पर दिया है चांदी में, लेकिन एक नियर टर्म रेंज क्या बन सकती है? और जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों की शादी वादी के हिसाब से लेना चाहते हैं, ली भी हुई है, क्या पोजीशंस आगे होल्ड करें या किस तरह के प्राइस मूव्स एक्सपेक्ट करें? शादाब जी के लिए तो मैं यही बोलूंगा, क्योंकि इनकी शादी के हिसाब से उन्होंने चांदी खरीदा है तो एक अच्छे रेट पे खरीद लिया उन्होंने। होल्ड करके रखें, मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि एक डेढ़ महीने में हम लोग 65,000 रुपीज का लेवल भी देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है तो प्लीज होल्ड करके रखिए इसको अभी। प्रीतम में क्या रेंज बन सकती है चांदी की, क्योंकि हमने लोज इस साल में 52,000 के आसपास के आते हुए देखे हैं, 70,000 के हाईज के करीब करीब भी हमने चांदी यहाँ पर जाते हुए देखी है। 60-62,000 पे कई लोगों को ऐसा लगता था कि एक ब्रेकआउट हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। एक बहुत बड़ी रेंज इस साल में ऑलरेडी देख चुके हैं, ये साल खत्म होते तक क्या रेंज नजर आती है और अगले साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मनीषा आप देखेंगे तो ये बहुत टाइम से ये वो रेंज छोड़ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये वापस 60,000 के लेवल को नीचे रीच करेगा। कहीं ना कहीं ये तोड़ के निकला है बाहर। रही बात दूसरी चीज, एक चीज मान के चलिए मनीषा, इवन फेड के हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट हाइक्स को 50 बेसिस पॉइंट पे रखा जा रहा है। ऑब्वियसली कल का सीपीआई डेटा एक डायरेक्शन देगा कि कहाँ पे जा सकता है मार्केट आगे से, और मुझे एक सेंस है कि 60,000 नीचे के लेवल पे लेके चलिए, साथ में ऊपर के साइड पे जैसे मैंने बोला, मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ, 65,000 रुपीज का लेवल्स वी कैन सी इट बाय एंड ऑफ दिस ईयर, व्हिच इज जस्ट अबाउट एक महीने के दूर है यहाँ से, या तो बाय जनवरी फेब तक 65,000 रुपीज देखने में मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। काफी लोगों ने ऑफकोर्स चांदी खरीदी है, दशहरा धनतेरस पे हमने वो नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखी, लेकिन अगर किसी ने नहीं ली है चांदी तो क्या ये बेहतर स्तर है लेने के लिए? क्या ये अभी भी बेहतर स्तर है? नहीं बिल्कुल मनीषा, यू राइट, कोई बॉटम पिकिंग तो कर नहीं सकता है। मतलब यदि कहीं पे हम लोग टेक्निकल कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं कि चांदी के प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं, तो ये टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुका है। ये ऑन एंड अबव अपना फंडामेंटल जो हम लोग बोल भी रहे थे कि लॉन्ग टर्म पे चांदी तेजी लग रही है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल कंफर्मेशन भी बन चुका है। तो मेरे हिसाब से आज भी बुरा टाइम नहीं है चांदी लेके चलने के लिए।
ऑलराइट, तो चांदी लेके यहाँ पर काम किया जा सकता है। बढ़त की उम्मीद है यहाँ पर। 60-62 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर लगा चलता रहा है, लेकिन कल की क्लोजिंग इन स्तरों के ऊपर आई है। आज भी मुनाफा वसूली के बाद भी हम लोग उस स्तरों के आसपास हैं, तो ऑन द चार्ट्स ऑल्सो एक टेक्निकल कंफर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है। तो खरीदारी में चांदी में आप यहाँ पर बरकरार रह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बीरेन जी, प्रीतम, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और होल होस्ट ऑफ कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।